तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था एक लड़का जिसके सिर पे 2 सींग थे। वो इमोर्टल जीव की बनाई हुई एक टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ शुयांग उन लोगों के पास से होके वहाँ से गुजर जाता है और वो सीधा उसी जगह जाकर पहुँचता है जहाँ पे उन लोगों का वो मास्टर बैठा हुआ होता है। तो शुयांग को देखते ही फौरन से उसकी तरफ वाइन थ्रो करता है, मगर शुयांग वो वाइन उसी जगह रोक कर वापस उसी की तरफ थ्रो कर देता है, जिस पर वो बंदा कहता है कि लगता है कि शायद तुमने कभी वाइन नहीं पी। तो शुयांग उससे कहता है कि मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो एविल मास्टर जिन उस स्टोन मैप की तरफ देखते हुए कहता है कि वो पिछले वाले लोग अभी तक वहाँ पे मौजूद हैं और तुमने अभी तक उन लोगों को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं किया, और ऊपर से यहाँ पे कुछ नए लोग भी घुस आए हैं, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी मेरिडियन के अंदर एक के बाद एक नया इमोर्टल आता जा रहा है और इतने ज्यादा इमोर्टल्स को मैं अकेले कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो एविल मास्टर जिन कहता है कि लास्ट टाइम सेकंड मेरिडियन में कोई बंदा 10,000 साल पहले आया था, मगर यहाँ तो एक दिन गुजरने के बाद दूसरा इमोर्टल आ गया है और अब कुल मिलाकर 4 लोग सेकंड मेरिडियन के अंदर घूम फिर रहे हैं और तुमने अभी तक उनके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लिया। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि शायद जेड वॉइड फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वैसे भी ये फॉर्मेशन तो पहले खुद ब खुद फर्स्ट एम्परर को जाकर तलाश करती थी, मगर अब तो ये फॉर्मेशन किसी को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मसला सारा इस फॉर्मेशन के अंदर हुआ है। ये सुनकर वो एविल मास्टर कहता है कि ये इमोर्टल जीव की बनाई हुई फॉर्मेशन है, आखिर इसके अंदर कोई गड़बड़ कैसे हो सकती है। ये सुनकर वो लड़की भी खामोश हो जाती है। इतने में फिर वहाँ पर कुछ पपेट्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो लड़की थोड़ी सी डर जाती है, मगर वो एविल मास्टर कहता है कि जाओ और जाकर इन घुसपैठियों को अच्छा सा सबक सिखाओ। ये सुनते ही वो लोग फौरन से वहाँ से चले जाते हैं और इस तरफ एविल मास्टर उस लड़की से कहता है कि अब मैं तुम्हारी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा, आज से मैं तुम्हारे सारे के सारे ट्रेजर्स डिडक्ट करने वाला हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है कि जैसे कि तुम तो मुझे हमेशा ट्रेजर दिया करते थे। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिस चूचू को, जो कि एक इमोर्टल से एक भारी भरकम बोरी लेती है जिसके अंदर पैसे होते हैं। वो वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे उन सब की मदद कर चुकी थी और उनके बदले में उसने उन लोगों से बहुत सारे ट्रेजर्स और बहुत सारे पैसे भी बटोर लिए थे, जिसके बाद वो उन लोगों से कहती है कि कोई मसला नहीं, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मेरे पास आना, बस एक बात याद रखना कि मेरे पास आते वक्त अच्छे खासे पैसे लेकर आना, वरना मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। और फिर कॉमेट कहता है कि हम लोगों ने तकरीबन सारे ही लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया है। ये सुनते ही मिस चूचू कहती है कि क्या सारे लोग? वो देखो वहाँ पे 2 लोग अभी भी बाकी हैं, तुम आखिर पैसों के मामले में इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ आ रहा होता है और मिस चूचू उससे कहती है कि सुनो ब्रदर, तुम भी यहाँ पे आ जाओ और अपनी पेमेंट जमा कराओ। ये कहने की देर थी कि वो बंदा बहुत ही तेजी से फिर उनकी तरफ आगे बढ़ता है। ये देखते ही कॉमेट समझ जाता है कि वो लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और हम देखते हैं कि वो उस शील्ड की मदद से उन दोनों ही पपेट्स को वहाँ पे रोक लेता है, मगर उसे फील होता है कि अचानक से वो पपेट तो अपनी पावर को बढ़ाने लगे हैं। उन पपेट्स की पावर के बढ़ते ही अचानक से कॉमेट उन्हें वापस से पीछे धकेल देता है, मगर इसकी वजह से उसे भी थोड़ी सी चोट लग जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये पपेट कोई मामूली से पपेट नहीं है, इन्हें डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एल्डर शेन और एल्डर लुओ फेंग को। वो दोनों ही 2 घंटे से वहाँ पे इंतजार कर रहे थे, मगर अभी तक कोई भी अपोनेंट उनसे लड़ने के लिए वहाँ पर नहीं आया था, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा बोर हो रहे थे। और फिर एल्डर शेन कहता है कि चलो हम लोग कहीं और जाते हैं। ये कहते ही वो लोग जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो अचानक से 2 वॉरियर उनका रास्ता रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग वहीं पे ही रुक कर थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं और देखते हैं कि उन लोगों के सामने तो 2 पपेट्स खड़े हुए हैं। उन पपेट्स को देखते ही वहाँ पे मौजूद जितने भी इमोर्टल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो शेन कोई पपेट है। इन पपेट्स को सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल एक्टिविटी करने वाले लोगों को डिस्क्वालीफाई करना होता है और लगता है कि शायद ये यहाँ पे किसी बंदे को ढूंढने के लिए आए हैं। उसे पकड़ते ही ये लोग या तो उसे मार देंगे या फिर इस मेरिडियन से बाहर निकाल देंगे। और सुनने में ये भी आया है कि
ये पपेट जब भी किसी के साथ फाइट करते हैं तो फिर उस इमोर्टल का चाहे जितना भी बड़ा लेवल क्यों ना हो, ये उसे हमेशा से टक्कर देते हैं और उसे हमेशा हराते आए हैं। इनका मुकाबला कर पाना किसी के भी बस में नहीं होता। ये कहते ही वो लोग डर के मारे फिर वहाँ से खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के जरिए डिस्ट्रॉय करते हैं और अपनी सोल को लेकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। ये देखते ही एल्डर शियन और एल्डर लुओ फेंग भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लोग खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्शन के जरिए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कि ये पपेट वाकई में इतने ज्यादा खतरनाक हैं। और फिर एल्डर शियन कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों ने शायद किसी पपेट ऑफ गॉड को देख लिया हो जिसकी वजह से ये लोग इतने ज्यादा डर गए हैं। पर खैर जो भी है, पहले मैं जाकर देखता हूँ। ये कहते ही एल्डर शियन जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो एक पपेट ऑरा क्रिएट करता है जिसकी वजह से एल्डर शियन पीछे चला जाता है और वो पपेट फिर उसके दूसरी तरफ आकर उसकी तरफ एक पावरफुल स्पेल थ्रो कर देता है जो कि सीधा जाकर एल्डर शियन को हिट करता है। ये देखकर वो पपेट समझ जाता है कि इसका काम तमाम हो गया, मगर अचानक से एल्डर शियन कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है। वो फौरन से उसके पास आकर उसे एक जोर से पंच मारने की कोशिश करता है, मगर वो पपेट दूसरी जगह चला जाता है जिसके बाद इमोर्टल शियन उस पर दोबारा से हमला करता है और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। और दूसरा वाला पपेट फिर जब एल्डर लुओ फेंग की तरफ देखता है तो वो उसे कहीं दिखाई नहीं देता। एल्डर लुओ फेंग उसके बिल्कुल पीछे आ गया था और वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे तलाश कर रहे हो। ये कहते ही वो उस पर एक पावरफुल लाइटनिंग बीम से हमला कर देता है और फिर वो एल्डर शियन से कहता है कि चलो अब थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। मगर दूसरी तरफ हमें एल्डर शियन के उस पपेट को दिखाया जाता है। एल्डर शियन ने मार मार कर उस पपेट की हड्डी पसली तोड़ दी थी। ये देखकर एल्डर शियन कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुमने इसे अभी जान से नहीं मारा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इससे हम लोग काफी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस चूचू ने अपनी एक मैजिकल रोप के जरिए उन दोनों ही पपेट्स को बांधकर एक जगह बिठाया हुआ होता है और वो उनसे कहती है कि चलो अब बता भी दो कि तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है और तुम लोग क्यों आए हो। मगर वो पपेट उसे कुछ भी नहीं बताते, जिस पर वो कहती है कि चलो मुझे फिर गेस करने दो कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। क्या तुम लोग बस यहाँ से यूं ही गुजर रहे थे और तुमने हमें देख लिया तो तुम हमसे लड़ रहे थे, या फिर तुम यहाँ पे कोई लूट मार करने के लिए आए हो। अगर सच में ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मुझे बाकी किसी और की परवाह नहीं है, मगर अगर तुम लोगों ने मेरे एक भी ट्रेजर को हाथ लगाया तो फिर इस बदबूदार बोतल में मौजूद जितना भी लिक्विड है वो सारा का सारा मैं तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगी। शायद तुम लोगों को मालूम नहीं होगा कि इस बोतल को किस काम के लिए बनाया गया है। इसका अगर एक ड्रॉप भी मैं तुम लोगों के ऊपर डाल दूं तो कई हजार सालों तक तुम्हारे ऊपर से इसकी स्मेल नहीं जाएगी। और अगर मैं इस बोतल को पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर डाल दूं तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मास्टर भी तुम्हें अपने पास आने देगा। और वैसे भी अगर तुम लोग बेकार कल्टीवेटर्स बन जाओगे तो फिर तुम लोग अपने मास्टर के किस काम के रहोगे। और तुम लोग तो जानते हो कि जो कल्टीवेटर मास्टर के काम का नहीं रहता, मास्टर उसके साथ क्या करता है। ये सुनकर वो दोनों ही डर जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा नहीं, ऐसा मत करो। जिस पर मिस चूचू कहती है कि हाँ अब अच्छे बच्चों की तरफ बताओ। तो वो लोग मिस चूचू को अपने मास्टर का नाम बताते हैं, जिस पर वो लोग कहते हैं कि अच्छा तो उसका नाम लॉर्ड यिन है। और दूसरी तरफ हमें एल्डर लुओ फेंग को दिखाया जाता है, वो भी उन पपेट से लॉर्ड यिन का नाम उगलवा लेता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें हर जगह आग ही आग दिखाई देती है और वहाँ पे मौजूद कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। ये वही लोग थे जो कि उस सफेद बालों वाले मास्टर के अंडर में ट्रेनिंग कर रहे थे। और शुयांग उन लोगों को लड़ते हुए ऊपर से देख रहा होता है। वहाँ पे मौजूद कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर लोगों पर बहुत ही तेजी से हावी होते जा रहे थे। और फिर हमें वहाँ पे उसी सींगों वाले लड़के को भी दिखाया जाता है। उसका मास्टर उसे वापस से पीछे धकेल कर दूर फेंक देता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। और इतने में फिर एक सीनियर लड़का उसे आकर पकड़ता है और उठाकर वहां से दूर ले जाने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं वो उसे उठाकर वहां से दूर ले जा रहा था और दूसरी तरफ सीनियर कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और वापस मत आना, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ इसलिए मैं इन्हें होल्ड कर लूंगा। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो सीनियर लड़का शुआन जून को बाहर लाकर एक जगह बिठा देता है और कहता है कि तुम फौरन से कहीं जाकर छुप जाओ, क्योंकि ये लोग अगर तुम्हें ढूंढ लेते हैं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। ये कहते ही वो फौरन से अपने सीनियर्स की मदद करने के लिए जाने लगता है कि अचानक शुआन जून पीछे से उस पर हमला कर देता है और अपनी सोड उसकी बॉडी के अंदर घुसाने ही उससे कहता है कि
तुम अगर मरने के लिए ही जा रहे हो तो फिर मेरा भला करके जाओ। ये कहते ही वो फौरन से उसकी पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं पे डेड हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि फिर शुआन जून सीधा उन्हीं सीनियर्स के पास आता है और उनसे कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है। मगर वो सीनियर शुआन जून से कहता है कि तुम वापस क्यों आए हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ से दूर चले जाओ। मगर वो अपने सीनियर के पास आते ही उसके सिर पे हाथ रखकर उसकी सारी एनर्जी को उसकी बॉडी से खींच कर निकाल लेता है, जिसकी वजह से उसके वो सीनियर्स भी वहीं पे ही खत्म हो जाते हैं। ये देखकर उन लोगों के अपोनेंट्स भी हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का अपने ही साथियों को क्यों मार रहा है। मगर फिर देखते ही देखते शुआन जून उन लोगों को भी बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ एक एक करके मारना शुरू कर देता है और उनकी पावर्स को भी बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता है। उनकी पावर्स जैसे ये उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से अब उस मैदान में एक भी बंदा बाकी नहीं बचा था जो कि उसका मुकाबला कर सके। मगर फिर शु यांग उससे कहता है कि तुमने अपने मतलब के लिए अपने ही फेलो डिसाइपल्स को मार दिया, कितनी शर्म की बात है। मेरे मास्टर को तुम्हें कोई टेक्निक सिखानी ही नहीं चाहिए थी। मगर दूसरी तरफ शुआन जून कहता है कि तुम्हारे मास्टर जीव ने ही तो मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा है, उन्होंने ही ये टेक्निक मुझे सिखाई थी। वो जब पहले इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने यहाँ पे आते ही सबसे पहले यहाँ के गार्डियन को मारा था और मैं भी तो बस उन्हें ही फॉलो कर रहा हूँ। मैं अपने अपोनेंट्स को खत्म करके दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और इस वक्त तुम मेरे सामने हो, अगर मैं तुम्हें भी मार देता हूँ तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। ये कहते ही वो शुयांग की तरफ हमला करने के लिए आता है और शुयांग कहता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। ये कहते ही वो अपनी एक फिंगर के जरिए एक पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज करता है जो कि उस लड़के के फोरहेड को जाकर हिट करती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एनर्जी उसे वहां से दूर धकेलते हुए बहुत ही दूर जाकर फेंक देती है। और फिर शुयांग वापस से ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर वही इमोर्टल बंदा मौजूद होता है। शुयांग उसके पास आकर उससे कहता है कि जाओ और जाकर देख लो कि तुम्हारे डिसाइपल क्या कर रहे हैं, क्या तुम इन लोगों को इसी काम के लिए ट्रेन कर रहे थे। ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।